हरियाणा के एक शांत गांव गुड़गांव में सुनीता देवी की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ ले लिया। यह एक आम गर्मी की रात थी जब वह सोने गई थी, लेकिन वह एक चौंकाने वाली खोज पर उठी। उसकी लंबी सुंदर छोटी गायब थी, सोते समय काट दी गई थी। सुनीता बेसुध और डरी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैं बाल बांधकर सोई थी, सुनीता ने मुझे बताया। उसकी आवाज कांप रही थी। जब मैं उठी तो मेरी छोटी मेरे बगल में पड़ी थी। मैंने किसी को न देखा न सुना, ऐसा लगता है जैसे किसी भूत ने किया हो। उसकी बातों से मेरी रूह कांप गई। यह कोई मामूली चोरी का मामला नहीं था, यह कुछ ज्यादा भयानक था, कुछ ऐसा जो तार्किक व्याख्या की अवहेलना करता है। इस घटना ने सुनीता को बहुत डरा दिया। वह अकेले सोने से डरती थी, हर छोटी सी आवाज उसे चौंका देती थी। उसका परिवार भी उतना ही हिल गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई उनके घर में कैसे घुस सकता है। वे सुनीता के बाल कैसे काट सकते हैं बिना किसी को जगाए। यह असंभव लग रहा था। फिर भी सबूत वहीं था, बिस्तर पर पड़ी एक कटी हुई छोटी। सुनीता के अनुभव की खबर तेजी से फैल गई। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वह अकेली नहीं थी। आसपास के गांवों में अन्य महिलाओं ने भी ऐसी ही घटनाओं की सूचना दी। रहस्यमय छोटी चोर ने फिर वार किया था, और फिर हर घटना ने बढ़ते डर को बढ़ा दिया। लोग सोचने लगे, इन हमलों के पीछे कौन था, और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों। सुनीता देवी के साथ हुई घटना तो बस शुरुआत थी। हरियाणा के गांवों में डर की लहर दौड़ गई। महिलाएं अकेले बाहर निकलने से डरती थीं। वे अपने ही घरों में डरी हुई थीं। सोने का ख्याल ही भयावह हो गया था। क्या होगा अगर वे उठकर अपने बाल कटे हुए पाएं? डर साफ दिख रहा था। यह हवा में घने कोहरे की तरह लटका हुआ था। मैं घर पर अकेली थी, उसने कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। अचानक मुझे चक्कर आने लगा। होश में आने पर देखा तो मेरी छोटी गायब थी। आशा की कहानी कई अन्य लोगों से मिलती जुलती थी। पीड़ितों ने अक्सर चक्कर आना या बेहोशी महसूस होने की सूचना दी। जब तक वे होश में आती, उनके बाल कट चुके होते थे, मानो हमलावर के पास कोई जादुई शक्ति हो। डर सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था, पूरे परिवार प्रभावित हुए। माता पिता अपनी बेटियों के लिए चिंतित थे, पति अपनी पत्नियों के लिए डरते थे, बच्चे भी डरे हुए थे। स्कूलों में उपस्थिति कम होने की सूचना मिली। अंधेरा होने के बाद लोग बाहर निकलने से बचते थे। गांव के जीवन की 16 हैबिचुअल हलचल ठप हो गई थी। छोटी चोर रोजमर्रा की जिंदगी को अस्त व्यस्त करने में कामयाब हो गया था। स्थानीय नेताओं ने लोगों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने बैठकें और जागरूकता अभियान चलाए, लेकिन उनके प्रयासों का बहुत कम असर हुआ। हमलों की रहस्यमय प्रकृति ने बेतहाशा अटकलों को हवा दी। कुछ ने बुरी आत्माओं को दोषी ठहराया, दूसरों ने प्रतिद्वंद्वी समुदायों पर उंगली उठाई। अफवाहें तथ्यों से भी तेजी से फैली। डर दिन ब दिन बढ़ता गया। गांव एक ऐसे आतंक की चपेट में थे जिसे वे न तो देख सकते थे और न ही समझ सकते थे। छोटी चोर की घटना हरियाणा तक ही सीमित नहीं रही। यह जंगल की आग की तरह फैल गई। पड़ोसी राज्य राजस्थान से रिपोर्ट आने लगी, फिर दिल्ली से। ऐसा लग रहा था कि रहस्यमय बाल काटने वाला हिल रहा है। हर नई घटना ने बढ़ते हुए आतंक को और बढ़ा दिया। लोग सोचते थे कि छोटी चोर अगला वार कहां करेगा। राजस्थान में पहला मामला जयपुर के पास एक छोटे से गांव से सामने आया था। एक युवती की नींद खुली तो उसकी छोटी कटी हुई मिली। घटना के वक्त वह घर में अकेली थी। घटना हूबहू हरियाणा जैसी ही थी। इसमें वही रहस्यमय तत्व थे, सबूतों का वही अभाव, वही भयभीत शिकार। ये स्पष्ट था कि यह घटना राज्य की सीमाओं को पार कर चुकी है। जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे सिद्धांत भी बनते गए। कुछ ने इसे सामूहिक उन्माद करार दिया, दूसरों ने इसे एक सुनियोजित हमले के रूप में देखा। काला जादू और अलौकिक शक्तियों की फुसफुसाहट थी। हर थ्योरी पिछली वाली से ज्यादा अटपटी लग रही थी, लेकिन पुख्ता सबूतों के अभाव में लोग इन्हीं व्याख्याओं से चिपके रहे। उन्हें अकथनीय को समझने के लिए किसी चीज की जरूरत थी। मीडिया ने कहानी को हवा दी। न्यूज चैनलों ने विशेष रिपोर्ट चलाई। अखबारों में पहले पन्ने पर कहानियां छपी। छोटी चोर राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। अपनी राय देने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया, लेकिन कोई भी संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। दिन बीतने के साथ रहस्य और गहराता गया और दहशत फैलती रही। भाग 4, रहस्यमय हमलावर। पीड़ितों के विवरण। हमलावरों के वर्णन घटनाओं की तरह ही रहस्यमयी थे। ज्यादातर पीड़ितों ने किसी को न देखने की सूचना दी। वे अपने बालों को बरकरार रखकर सो जाते थे और उठकर उन्हें कटा हुआ पाते थे, मानो हमलावर अदृश्य हो। इससे डर और भ्रम और बढ़ गया। आप अपने आप को ऐसे दुश्मन से कैसे बचाते हैं जिसे आप देख नहीं सकते? हालांकि कुछ पीड़ितों ने कुछ देखे जाने की सूचना दी। हरियाणा के एक गांव की पीड़िता मीना ने अपना अनुभव साझा किया। मैंने एक परछाई देखी, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। वह लंबा और काला था। मैंने चीखने की कोशिश की तो आवाज नहीं निकली। मीना का विवरण दूसरों के समान था।
हमलावर को हमेशा एक छायादार व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था, न कि एक स्पष्ट पहचान योग्य व्यक्ति के रूप में। जिन कुछ लोगों ने हमलावर को आमने सामने देखने का दावा किया, उन्होंने विपरीत विवरण दिए। किसी ने कहा कि यह काले कपड़े पहने एक आदमी था, दूसरों ने लंबे लहराते बालों वाली एक महिला का वर्णन किया। जानवरों जैसे जीवों के बारे में भी खबरें थीं। इन विविध विवरणों ने रहस्य को और बढ़ा दिया। उन्होंने पुलिस के लिए किसी भी संदिग्ध की पहचान करना कठिन बना दिया। छोटी चोर मायावी बना रहा। कई पीड़ितों के बयानों में एक समान बात यह थी कि उन्हें लकवा मार गया था। पीड़ितों ने अक्सर खुद को हिलाने या चीखने में असमर्थ होने की सूचना दी। इससे किसी तरह की दवा या गैस के इस्तेमाल के बारे में अटकलें लगाई जाने लगी, लेकिन पीड़ितों की मेडिकल जांच में इसका कोई सबूत नहीं मिला। लकवा अस्पष्टीकृत रहा। यह उलझाने वाली छोटी चोर घटना का एक और हिस्सा बन गया। भाग 5। विभिन्न गांवों में इसी तरह की घटनाएं। जैसे जैसे मैं एक गांव से दूसरे गांव जाता रहा, मुझे हर जगह ऐसी ही कहानियां सुनने को मिली। हरियाणा के एक छोटे से गांव जोवासा में 5 महिलाओं ने एक ही रात में अपनी छोटी खोने की सूचना दी। पीड़ितों में से एक सरिता ने अपना अनुभव साझा किया। हम सब आंगन में सो रहे थे, उसने कहा। अंदर बहुत गर्मी थी। सुबह हम उठे तो हमारी चोटी कटी हुई मिली, हम 5 की। जोवासा की घटना ने आसपास के इलाकों में द पैनिक पैदा कर दिया। लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया। भीषण गर्मी के बावजूद उन्होंने रात में खुद को अंदर बंद कर लिया। डर इतना तेज था कि कुछ परिवार बारी बारी से जागते रहते थे। वे रहस्यमय हमलावर को पकड़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने कभी कुछ संदिग्ध नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि छोटी चोर अपनी मर्जी से वार करता है, अनदेखा और अनसुना। एक और गांव खदखड़ा, जहां मैं गया था, वहां भी स्थिति उतनी ही तनावपूर्ण थी। यहाँ पीड़ित सिर्फ महिलाएं नहीं थीं। 2 लोगों ने अपने बाल कटे हुए पाए जाने की सूचना दी। ये एक नया घटनाक्रम था। इसने इस धारणा को चुनौती दी कि छोटी चोर केवल महिलाओं को निशाना बनाता है। पुरुष पीड़ितों में से एक राम सिंह विजिबली शेकन हो गए थे। मैंने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया, उसने मुझसे कहा, लेकिन अब यह मेरे साथ हुआ है। मुझे नहीं पता कि क्या सोचूं। खदखड़ा की घटनाओं ने रहस्य में एक नया आयाम जोड़ दिया। उन्होंने दिखाया कि कोई भी छोटी चोर से सुरक्षित नहीं था। इस एहसास ने समुदाय में भय को और गहरा कर दिया। लोग हर चीज और हर किसी पर सवाल उठाने लगे। पड़ोसियों के बीच विश्वास खत्म हो गया। इन घनिष्ठ गांवों का सामाजिक ताना बाना डर और संदेह से टूट रहा था। भाग 6। सामुदायिक प्रतिक्रिया और पुलिस जांच। छोटी चोर की घटना पर समुदाय की प्रतिक्रिया डर और दृढ़ डिटर्मिनेशन निकता का मिश्रण थी। कई गांवों में लोगों ने रात की गश्त की। उन्होंने खुद को लाठियों और मशालों से लैस किया। वे रहस्यमय हमलावर को पकड़ने के लिए दृढ़ थे, लेकिन उनके प्रयासों के बावजूद घटनाएं जारी रहीं। छोटी चोर मायावी बना रहा। धार्मिक नेता सांत्वना देने के लिए आगे आए। उन्होंने प्रार्थना सभा और अनुष्ठान का आयोजन किया। कुछ ने बुरी आत्माओं को भगाने के लिए भूत भगाने का काम किया। इन प्रयासों से भयभीत ग्रामीणों को कुछ राहत मिली, लेकिन उन्होंने हमलों को नहीं रोका। छोटी चोर मानवीय और दैवीय दोनों तरह के हस्तक्षेप से मुक्त प्रतीत होता था। इस बीच पुलिस स्थिति को समझने के लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने प्रभावित इलाकों में गश्त बढ़ा दी। उन्होंने विशेष जांच दल गठित किए, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई उंगलियों के निशान नहीं, कोई डीएनए नमूना नहीं, कोई गवाह नहीं, मानो वे किसी भूत का पीछा कर रहे हों। एसपी राजेश कुमार ने अपनी निराशा व्यक्त की। हम वो सब कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन ठोस सबूत के बिना प्रगति करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे हफ्ते महीनों में बदलते गए, घटनाओं की आवृत्ति कम होती गई, लेकिन डर बना रहा। लोग अब भी अकेले सोने से डरते थे। महिलाएं अब भी अपने बाल खुले छोड़ने से हिचकिचाती थीं। छोटी चोर ने इन समुदायों पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। नई घटनाओं के बिना रहस्य अनसुलझा ही रहा। ये सवाल सभी के मन में था, क्या छोटी चोर फिर वार करेगा? ये तो वक्त ही बताएगा।